वेट केयर में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर सूर्यप्रकाश नायक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैक पेन क्यों होता है और पेशेंट कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं और हमारे पास कैसे आते हैं। जो पहला जो कंप्लेन रहता है पेशेंट का कि हमारा बहुत दिन से बैक पेन कर रहा है, नहीं तो सडन बैक पेन किया कि रात को सोए सुबह बैक पेन करता है, कोई भारी सामान उठा लिए तो बैक पेन करता है, ठीक है ना। और बहुत सारे अंडरलाइंग कॉम्प्लिकेशंस है जिसके वजह से बैक पेन हो सकता है। और जो पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारा अपर बैक पेन कर रहा है, लो बैक पेन कर रहा है और हमारा पैर पेन कर रहा है, तो ये सब में हम लोग चेक करना है कि जो पेन उसका रूट क्या है। अगर पेन जो हो रहा है वो स्पाइन से हो रहा है, मसल स्पाज्म से हो रहा है या कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो रहा है, तो ये सब हम लोग चेक करके बताएंगे कि पेन क्यों हो रहा है और उसको हमें करेक्शन करना है। और करेक्शन जो होता है बहुत टाइप का होता है। करेक्शन ये सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग उसमें मेडिसिन दे देते हैं। कि पेशेंट क्या करते हैं बहुत सारे कि जाके डायरेक्टली डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर जो चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ये सब डॉक्टर चाहते हैं। उससे ज़्यादा पेशेंट बेताब रहते हैं कि हमारा जो पेन हो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, रातों रात ठीक हो जाए। जिसका कॉम्प्लिकेशंस रहता है 5 to 10 ईयर्स का, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो पेन है वो 5 दिन में ठीक हो जाए। इसके वजह से बहुत सारा पेशेंट रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर को कि हमें आप पेन किलर दीजिए जिसे खा के हम थोड़ा ठीक हो जाएं। लेकिन पेन किलर से कोई भी डिजीज़ ठीक नहीं होता, ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलता है पेन से। और हर जगह हम बोलते हैं, अपने स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि पेन रिलीफ जो होता है, पेन हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके वजह से हमारा पता चलता है कि बॉडी में कोई इंजरी है कि नहीं, कहीं पे हमारा जो है इंजरी बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब पता चलता है। तो पेन को कभी भी सप्रेस मत कीजिए, जो अंडरलाइंग कॉजेस है उसको ठीक कीजिए और अपना जो पेन है उसको, जो डिजीज है उसको भी कम कीजिए। तो पहले पेन जो होता है क्यों हो रहा है चेक करने के लिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि पेशेंट का पोस्चर क्या है, जॉइंट में कोई स्पाज्म है कि नहीं। पहले चेक कर लेते हैं कि स्पाज्म अगर होता है तो चेक कर लेते हैं कि क्यों होता है स्पाज्म, ठीक है ना। और पेशेंट को पूछते हैं कि आप कोई भारी सामान उठाएं कि कोई सडन एक्टिविटी की है जिसके वजह से आपका स्पाज्म हुआ। तो स्पाज्म चेक करने के लिए हम पहले पैरास्पाइनल मसल जो होता है वहाँ पे चेक करते हैं। अगर कोई टोन इंक्रीज होता है, पेशेंट को कोई टेंडरनेस रहता है कि पेन होता है हाथ लगाते हुए, तो पता चलता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा स्पाज्म यहाँ पे है। और अगर ये क्रोनिक रहता है बहुत ज़्यादा, स्पाज्म अगर बहुत टाइम तक क्रोनिक रह जाता है तो वहाँ पे टॉट बैंड बन जाता है जिसके वजह से लोकल केमिकल की वजह से जो पेन शुरू हो जाता है और वो केमिकल नर्व को इन्फ्लाम करते हैं जिसके वजह से पेन जो है नीचे तक भी जा सकता है। और बहुत सारा पेन है जिसकी वजह से नर्व रेडिएटिंग होता है, जैसे कि स्पाइन में अगर कोई नर्व कंप्रेशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होना, और पेरिफेरल नर्व जो है सियाटिक नर्व हुआ जो पीछे तक पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा कमर से पैर के पीछे तक पेन जा रहा है, ठीक है ना। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ से कमर में कोई कंप्रेशन है। और बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है, बैक में कोई पेन नहीं होता लेकिन सिर्फ पेन में पेन होता है, वो आके बोलते हैं कि हमारा पैर में पेन हो रहा है। और बहुत जगह वो जाते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे पेन होता है वहीं पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल रूट कॉज ये हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड से, नहीं तो बैक से कोई कंप्रेशन हो सकता है। तो असेसमेंट करने से पहले हम तो पोस्चरल चेक कर लिए, पोस्चर कैसा है ये सब चेक कर लिए। ये स्टैंडिंग पोस्चर चेक करते हैं तो पोस्टीरियरली हम देखते हैं कि पीछे से कोई यहाँ से स्पाइन का कोई कर्वेचर का प्रॉब्लम है कि नहीं। साइड से भी चेक करते हैं, अंटीरियर भी चेक करते हैं, कोई जॉइंट किसका लेवल, शोल्डर लेवल, हेड लेवल, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग अभी चेक करेंगे कि स्पाइन का जो मोबिलिटी कैसा है, ठीक है ना। ये स्पाइन जो वर्टिब्रा जो है इसमें हाइपोमोबाइल कौन सा है और कौन कौन सा हमारा हाइपरमोबाइल है और कहाँ पे ज़्यादा फंक्शन हो रहा है। अगर ये जो है स्पाइन का जो कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर है, इसमें कोई अगर डिफॉर्म हो जाता है, कर्वेचर अगर डिफॉर्म हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, एक जगह ज़्यादा पड़ जाता है और एक एक जगह बहुत कम आता है। जहाँ पे कम आएगा वहाँ पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चेक करते हैं थोड़ा थोड़ा मोबिलाइजेशन करके स्लाइटली कि कहाँ पे कितना मोबाइल है कि नहीं। यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अपर थोरेसिक मूवमेंट ठीक है, नॉर्मल टाइप का, क्योंकि ये पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, नीचे से पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा 10-15 दिन से, तो ये ठीक है। अपर थोरेसिक थोड़ा थोड़ा यहाँ से शुरू हुआ। अभी देखो
T6 लेवल में इसका जो है रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गया। यहाँ पे ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, बहुत कम मोबिलिटी है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोड जो है, बॉडी वेट जो हो रहा है, डिफरेंट सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट ना होके एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। जो जगह कॉन्सेंट्रेट होगा उसका तुम्हें पता है कि यहाँ पे लंबर स्पाइन में ये जो कर्वेचर रहता है, ये डिस्क ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। डिस्क का हाइट के हिसाब से इसका कर्वेचर मेंटेन होता है। अगर ये सेगमेंट फिक्स हो गया, एक ही सेगमेंट से मूवमेंट होना शुरू हो गया, वहाँ पे डिस्क बॉल्ज हो सकता है, डिस्क में कंप्रेशन हो सकता है। और जो डिस्क बॉल्ज होता है वो पोस्टरली जा सकता है, लैटरली भी जा सकता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होना, पेरिफेरल नर्व कंप्रेशन होना हो जाता है, जिसमें पहले तो स्पाजम होगा ही, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं स्पाजम जो होता है वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है स्पाइन के लिए। स्पाइन अगर फील करता है अनस्टेबल, स्पाइन अगर फील करता है इंजोर्ड, तब वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से अपने आप को सिक्योर करने के लिए चारों ओर मसल को स्पाजम कर लेता है, जैसे पेशेंट घूम नहीं पाता, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसमें एक बाइंड हो जाता है। जैसे हम लोग करते हैं प्लास्टर क्यों करते हैं? ताकि बोन जो है वो ज़्यादा मिस अलाइनमेंट ना आए, ठीक है ना। इसलिए ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ये जो स्पाजम बना के ये पूरा बैक को बहुत स्टेबल बना जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन पेन सीवियर होता है और पेशेंट को वो सिग्नल देता है कि पेन हो रहा है, तुम जाके चेक कर लो, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं ना, चेक करना है कि क्या क्या, अभी मोबिलिटी चेक कर लिए, ठीक है ना। अब उनको चेक करना है हम लोग, फिर चेक करेंगे कि नॉर्व ग्लाइड करके चेक करते हैं कि कौन सा पोजीशन में क्या हो रहे से। हम पहले स्पेशल टेस्ट करते थे, ऐसे न्यूरल ग्लाइड भी करते हैं, इसमें चेक करते हैं। पोस्चर भी देख लिए, और बैक में हम बताए थे मोस्ट क्रूशियल क्या है, हम लोग चेक करेंगे रेंज ऑफ मोशन कैसा आ रहा है उनका, फ्लेक्शन, ट्रंक फ्लेक्शन उनका रेस्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं, एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, लैटरल फ्लेक्शन, रोटेशन टू लेफ्ट, रोटेशन टू राइट, ये सारा रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं। अगर रेस्ट्रिक्ट है तो पेनफुल है कि नहीं, ठीक है ना, और कितना दिन से रेस्ट्रिक्शन है। और ये भी चेक करने के बाद हम लोग पोस्चर में बताए कि स्पाइन का सब कर्वेचर चेक करते हैं, थोड़ा हाइपोसिस है कि नहीं, ठीक, लंबा लोडोसिस ठीक है नहीं, स्कोलिसिस डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। अगर स्कोलिसिस है तो वहाँ पे हम पहले चेक कर लेंगे कि लिम्ब लेंथ कितना है, क्योंकि पहले ये चेक नहीं करते हैं, स्कोलिसिस ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर सिंगल लिम्ब में लोडिंग ज़्यादा होने लगा, सिंगल लिम्ब का हाइट ज़्यादा होने लगा है तो स्कोलिसिस डेवलप कर सकता है और डिस्क के हाइट की वजह से भी स्कोलिसिस होना और ये बाकी सब चीज़ प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये सब ट्रीटमेंट हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या रहता है कि पेशेंट का पोस्चरल करेक्शन, पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि आपको ये पोस्चर आपको करेक्शन करना है, आपको ऐसे फॉल्टी पोस्चर मेंटेन नहीं करना है, पोस्चर करेक्शन कीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सारा वर्टिब्रा इसको एडजस्ट करते हैं बाय मोबिलाइजेशन, बाय मैनिपुलेशन। फिर क्या करते हैं ना, नर्व को रिलीज करते हैं, नर्व को मोबिलाइज करते हैं, रिलीज करते हैं, मसल स्ट्रेच करते हैं। मसल क्यों स्ट्रेच करना है? क्योंकि बहुत सारा मसल टाइट होने की वजह से, उसके नीचे नर्व कंप्रेशन हो सकता है, जॉइंट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, और बहुत सारा मसल वीक होने की वजह से भी वहाँ पे जॉइंट का मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होता है, फॉल्टी पोस्चर होना शुरू होता है। तो हमें बोथ जॉइंट को, मसल को असेस करना है कि कौन सा मसल नॉर्मल नहीं है, कौन सा मसल ज़्यादा टाइट है और कौन सा मसल ज़्यादा लूज है, ज़्यादा वीक है। तो हम लोग पेशेंट के हिसाब से, पेन के हिसाब से चेक करेंगे कि कौन सा मसल को हमें स्ट्रेच करना है और कौन सा मसल को स्ट्रेंथन करना है। ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम हम लोग करते हैं। सिर्फ अगर हम लोग मशीन लगा के छोड़ देते हैं, जहाँ बहुत सारा प्रैक्टिस हो रहा है कि मशीन लगा के, टेंस लगा लिए, अल्ट्रासाउंड लगा के छोड़ देते हैं, पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, अगेन पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन वहाँ पे अंडरलाइंग जो कॉज रहता है, ट्रीटमेंट जो होता है, जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पेशेंट को पहले से बता दीजिए कि तुम्हारा ये जो पेन है इसमें टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन लगेगा, आपको आना पड़ेगा, कंटिन्यूसली सेशन लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ये करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, नर्व को ठीक करेंगे, मसल पावर बढ़ाएंगे, क्योंकि मसल पावर बढ़ाने में 15-20 दिन से ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, 1-2 दिन भी नहीं होगा। आप लोग पेन किलर पे डिपेंड ना हो, पेन किलर छोड़ के जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, जो बॉडी चाह रहा है जो ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट कीजिए। और सबको ये बताते हैं कि जो और मेडिकेशंस रहता है, बहुत सारा मेडिकेशन रहता है कि जैसे कि अगर कैल्शियम प्रॉब्लम होता है, मैंगनीज, ये सब अगर कम रहता है तो मसल स्पाजम होना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, ठीक है ना। और नर्व कंडक्शन, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, वैसे जैसे धूप ज़्यादा हो रहे हैं अभी, और डिहाइड्रेटेड हो गए तभी भी आपका सोडियम पोटेशियम इनबैलेंस की वजह से यहाँ पे मसल स्पाजम हो सकता है और पेन हो सकता है।
स्पाइन एडजस्टमेंट के बाद हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पे और कोई कज, जैसे कि बताए थे कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक रहता है, इसमें पायरिफॉर्मिस टाइटनेस की वजह से सियाटिन और कंप्रेशन में पेन होते हैं। ये डायग्नोसिस में, असेसमेंट में पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है ना, प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या क्या करना है। बताएं कि टेंस अल्ट्रासाउंड जो मशीन्स रहता है इसमें टेम्परेरी रिलीफ होता है। तो पहले हम लोग जो नेचुरल जो मैंने पॉपुलेशन बताया कि स्ट्रेंथनिंग करना है, सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि उसके बाद हम लोग नॉर्मल टेम्परेरी रिलीफ के लिए आपको मशीन्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। मशीन लगा के फिर पेशेंट को बोलते हैं आपको रिपीटेडली आना है, और जो हिसाब से पर डे के हिसाब से, जैसे कि आज ये एक्सरसाइज प्लानिंग है, नेक्स्ट डे ये एक्सरसाइज प्लानिंग है, नेक्स्ट डे क्या क्या प्लानिंग है, इसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर पेशेंट को बोलते रहते हैं कि और पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि उसको, अगर वो पेशेंट बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, वहाँ पे अगर उनका रोड में जॉर्क हो रहा है, कहीं पे बैठ रहे हैं ज़्यादा बैड पोस्चर में, ये सब बताना है कि आपको कहाँ पे बेल्ट यूज़ करना है, कहाँ पे बेल्ट यूज़ नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि बेल्ट यूज़ करके रख लेते हैं, पूरा थोड़ा रिलीफ तो मिलता ही है, लेकिन उसमें बेल्ट ज़्यादा यूज़ करने से मसल वीक हो जाते हैं, मसल डिपेंडेंट हो जाते हैं, पोस्चरल मसल जो रहता है वो बेल्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपना पोस्चर करेक्शन के लिए। तो बेल्ट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जब भी जर्नी करते हैं, जब भी ज़्यादा जॉर्क हो रहा है, ज़्यादा टाइम बैठ रहे हैं, तभी थोड़ा थोड़ा करके बेल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट मैंने मेडिसिन तो जो है, जो ज़रूरत है वो वाला मेडिसिन खाना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मेडिसिन नहीं खाना है, नेचुरल ट्रीटमेंट करना है। और डॉक्टर्स जो रेफ़र करते हैं कि आप लोग मेडिसिन खा के जाके फिजियोथेरेपी कीजिए, मेडिसिन खाना पड़ेगा और उसके साथ फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा। सिर्फ पेन किलर खा के रह जाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और ये सब करेक्शन नहीं हो पाता है।